नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट एंड स्पोर्ट्स में। मैं दीपक गुप्ता दोस्तों आप सभी को वो जानकारी देने वाला हूं जो आईपीएल 2021 के बाद जो 2022 का मेगा ऑक्शन होगा उससे रिलेटेड कुछ बड़ी खबरें होंगी दोस्तों, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब बड़ा मेगा ऑक्शन की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि साल 2022 में 8 नहीं बल्कि 10 टीमें खेलती नजर आ सकती है। इसके पीछे का रीज़न साफ है दोस्तों कि आईपीएल को T20 की सबसे बड़ी लीग में से एक लीग बनाना है जो बन चुकी है। लेकिन बात करें T20 वर्ल्ड कप की तो वो आईसीसी की एक चैंपियंस ट्रॉफी होती जो सबसे बड़ी कही जाती है, लेकिन आईपीएल जितना सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है पूरे वर्ल्ड में, वो अलग ही पहचान कामयाब कर चुका है दोस्तों। लेकिन आपको बताऊंगा दोस्तों, मेगा ऑक्शन से जुड़ी और आईपीएल की ऑक्शन से जुड़ी, यानी कि दो तरीके के जो ऑक्शन होते हैं, एक मेगा और एक मिनी, क्या दोनों ही हर साल होते हैं? क्या दोनों ही हर साल होना जरूरी है? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। तो आप चिंता मत करिए, आप बस चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप सारी लेटेस्ट अपडेट आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से जुड़ी पा सकें। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आईपीएल में दो तरीके की नीलामी होती है, एक होता है मेगा ऑक्शन, दूसरा होता है मिनी ऑक्शन। दोनों ही तरीके की नीलामी में फाइनल लिस्ट में शामिल खिलाड़ियों को 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक होता है कैप्ड खिलाड़ी, एक होता है अनकैप्ड खिलाड़ी और तीसरा होता है ओवरसीज यानी कि विदेशी खिलाड़ी के हिसाब से बांटा जाता है। साथ ही उन्हें बल्लेबाजों, गेंदबाजों, विकेट कीपर और ऑलराउंडर्स के रूप में अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब लिस्ट के मुताबिक खिलाड़ियों की बेस प्राइस बताई जाएगी, जो उनकी एक बेस प्राइस यानी कि एक अलग कीमत होती है जो तय होती है पहले से। ये उस सूरत में बढ़ जाती है कि हमें देखने को मिलता है जब फ्रेंचाइजी पैडल उठाकर बोली लगाना शुरू करती है, यानी कि आप हर एक फ्रेंचाइजी के हाथ में उनके बना टीम का लोगो देखते हैं जिसमें वो उनकी बोली लगाने के लिए सिर्फ उसे उठाते हैं, तो बिड के हिसाब से वो आगे बढ़ती रहती है। अब इस सूरत में ये बढ़ जाती है जब किसी खिलाड़ी पर एक से ज़्यादा टीमों की तरफ से बोली लगाई जाए। जैसे हमने इस साल देखा था दोस्तों आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन में कि जब सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की बोली लगी थी करीब 20 लाख में, तो सिर्फ मुंबई इंडियंस ने वो पैडल उठाया था। अगर उसके अलावा कोई और टीमें उठाती तो वो सीधे आगे बढ़ती रहती रकम, लेकिन वो 20 लाख में ही खरीद लिए गए थे। आखिर में जिस फ्रेंचाइजी ने सबसे बड़ी बोली लगाई होती है, खिलाड़ी उसका हो जाता है। ऐसा खिलाड़ी सोल्ड कैटेगरी में चला जाता है और नीलामी खत्म हो जाती है। खिलाड़ी उस सूरत में नहीं बिकता जब किसी भी फ्रेंचाइजी ने उसके खिलाफ बोली नहीं लगाई और या ऑक्शन कराने वाली प्रक्रिया में किसी तरह का खलल महसूस हो। अब आगे दोस्तों आपको बताते हैं कि मेगा ऑक्शन क्या होता है और ये कब हुआ था आखिरी बार। आखिरी मेगा ऑक्शन साल 2018 में हुआ था। इसके पीछे का रीज़न ये था कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम 2 साल का बैन झेलने के बाद लीग में वापसी कर रही थी। इसमें कई सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे जिनका ऑक्शन होना जरूरी था। इस मेगा ऑक्शन में 182 स्लॉट के लिए 13 देशों के 578 खिलाड़ी को चुनने के लिए 8 टीमों ने बोली लगाई थी, यानी कि 13 देशों से 578 खिलाड़ी। इसलिए दोस्तों आईपीएल को सबसे बड़ी लीग कहा जाता है। अगर आईपीएल को T20 की सबसे बड़ी लीग आप भी मानते हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब उसके बाद दोस्तों 8 टीमों ने बोली लगाई। अगले साल 2 और टीमें आईपीएल से जुड़ जाएंगी, ये बात तो तय है। ऐसे में अगला मेगा ऑक्शन 2022 में होगा। अब मेगा ऑक्शन में फ्रेंचाइजी को ज़्यादा से ज़्यादा 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने की परमिशन होती है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि आपकी टीम में रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या है, कीरन पोलार्ड है, सूर्य कुमार यादव है, उसी के साथ साथ ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह। अब इसमें से आप सिर्फ 5 ही खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं जो आपके साथ पिछले कुछ सीजन से जुड़े हुए हैं। तो ये एक तरीके का रूल्स है। बाकी सभी खिलाड़ी ऑक्शन में शामिल होते हैं बिकने के लिए। इन्हें कोई भी फ्रेंचाइजी नीलामी में खरीद सकती है। इसमें नए सिरे से टीम बनती है। अब चाहे दोस्तों तो वो फ्रेंचाइजी जिसने उस खिलाड़ी को रिलीज़ किया है वो फ्रेंचाइजी से दोबारा भी खरीद सकती है। अब 3 खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी शुरुआती राउंड में, 2 और खिलाड़ियों को और ऑक्शन के दौरान राइट टू मैच कार्ड से रिटेन कर सकती है। यानी 3 खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी शुरुआती राउंड में और 2 खिलाड़ियों को ऑक्शन के राउंड राइट टू मैच कार्ड से रिटेन कर सकती है। फ्रेंचाइजी द्वारा रिटेन किए गए 3 खिलाड़ियों में 2 विदेशी प्लेयर भी हो सकते हैं, ये परमिशन है। इसके अलावा फ्रेंचाइजी राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल कर पिछले स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों को ला सकती है। सभी फ्रेंचाइजी के पास 2 राइट टू मैच कार्ड होते हैं। अगर शुरुआती राउंड में 3 में से 2 रिटेन खिलाड़ी विदेशी हों तो फ्रेंचाइजी राइट टू मैच कार्ड से किसी भी विदेशी खिलाड़ी को स्क्वाड में शामिल नहीं कर सकती। अगर 3 में से 1 रिटेन खिलाड़ी विदेशी होता है तो फ्रेंचाइजी राइट टू मैच कार्ड से एक विदेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल कर सकती है।
ये हो गई दोस्तों मेगा ऑक्शन से जुड़ी सारी डिटेल, जहां पर 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता है, 3 खिलाड़ियों को राइट टू मैच कार्ड के द्वारा खरीदा जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ मिनी ऑक्शन क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है, और ये कब हुआ था आखिरी बार। तो दोस्तों पिछले साल यानी कि हमने देखा था साल 2021 में मिनी ऑक्शन हुआ था, जहाँ पर कई सारे खिलाड़ी आए थे और बहुत अच्छी अच्छी बोलियाँ लगी थी। अगर साल 2020 की ही बात करें दोस्तों, तो साल 2020 के मिनी ऑक्शन में 73 स्लॉट पर 332 खिलाड़ियों को चुनने के लिए 8 टीमों ने बोली लगाई थी। इसमें से सिर्फ 29 विदेशी और भारत के 33 खिलाड़ी समेत कुल 62 खिलाड़ी ही खरीदे गए थे। और 2021 में भी मिनी ऑक्शन हुआ था। अब इसकी रूल्स क्या हैं, तो मिनी ऑक्शन में फ्रेंचाइजी को टीम में बचे गैप को फिल करने के लिए बोली लगानी होती है, यानी कि सबका कोई जैसा बैकअप होता है, या विकेट कीपर का कोई बैकअप हो गया, या कोई गैप रह गया कि कोई गेंदबाज रह गया हो, कोई बल्लेबाज चाहिए या एक्स्ट्रा, तो आप ले सकते हैं। इसमें फ्रेंचाइजी ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। रिलीज़ किए गए खिलाड़ी खुद को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में फिर से रजिस्टर करवाते हैं। इसमें से शॉर्ट लिस्ट किए गए खिलाड़ियों को अलग अलग कीमत के स्लॉट पर रखा जाता है। फ्रेंचाइजी को एक तय समय के अंदर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को अपने अपने स्क्वाड से रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट और निकाले गए खिलाड़ियों की लिस्ट भी देनी पड़ती है। निकाले गए खिलाड़ियों की सैलरी, कैप से आए रुपए और आईपीएल द्वारा जोड़े गए पैसों को मिलाकर फ्रेंचाइजी नए खिलाड़ियों को खरीदती है। अब फ्रेंचाइजी को स्क्वाड की फुल स्ट्रेंथ यानी देशी विदेशी प्लेयर को ध्यान में रखते हुए प्लेयर्स खरीदने होते हैं। इसके अलावा टीमों के पास ट्रांसफ़र विंडो यानी ट्रेंड विंडो भी का ऑप्शन होता है। इसके तहत खिलाड़ी दोनों टीमों की आपसी रजामंदी से फ्रेंचाइजी बदल सकते हैं। इसमें अनकैप्ड के साथ साथ कैप्ड प्लेयर्स को भी टीम में ट्रेड कर सकती है टीमें। एक टीम में मैक्सिमम और मिनिमम कितने खिलाड़ी हो सकते हैं दोस्तों, ये भी बड़ा सवाल है। सभी फ्रेंचाइजी अपनी टीम में मैक्सिमम 25 और मिनिमम 18 खिलाड़ी रख सकती है। किसी भी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा 8 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। मौजूदा हालात में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के पास सबसे कम 14 खिलाड़ी और सनराइजर्स हैदराबाद के पास सबसे ज़्यादा 22 खिलाड़ी हैं। यानी ऑक्शन में आरसीबी को कम से कम 4 और खिलाड़ी खरीदने होंगे आगे जाके, और एसआरएच ज़्यादा से ज़्यादा 3 और खिलाड़ी खरीद सकती है। क्या अनसोल्ड खिलाड़ी बिकेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल रहता है दोस्तों। तो अनसोल्ड खिलाड़ी तभी बिकेंगे जब फ्रेंचाइजी इन्हें दोबारा खरीदने की इच्छा जताएगी। यह नीलामी के अंतिम चरण में होता है, जब एक बार फिर से बोली शुरू की जाती है। कैप्ड और अनकैप्ड प्लेयर का मतलब क्या होता है, ये भी जान लीजिए। ऐसा खिलाड़ी जो टेस्ट, वनडे और टी20 में से किसी भी एक में अपने देश के लिए खेला हो, वह कैप्ड श्रेणी में आता है। यानी कि वो अपने देश के लिए परफॉर्मेंस कर चुका है, तो उसको कैप मिल चुकी है, जो इंडियन टीम की तरफ से खिलाड़ियों को मिलती है। जैसे दोस्तों इस साल सबसे बड़ी मुसीबत में होगी मुंबई इंडियंस, क्योंकि मुंबई इंडियंस के 3 से 4 खिलाड़ी ने इस साल डेब्यूट किया था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ के दौरान। एक तो कुरनाल पंड्या, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, यानी 3 खिलाड़ी तो ये कैप्ड खिलाड़ी हो गए। उसके बाद टीम में पहले से ही 3 से 4 खिलाड़ी कैप्ड खिलाड़ी थे, जिसमें रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह जैसे कई और मशहूर खिलाड़ी हैं जो कैप्ड खिलाड़ी हैं। तो इस साल मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी होने वाली हैं। अगर अनकैप्ड का मतलब ऐसे प्लेयर जो अपने देश के लिए तीनों में से किसी भी फॉर्मेट में ना खेले हों और किसी लोकल टूर्नामेंट में खेलकर यहाँ तक अपनी जगह बनाई। अब उदाहरण के तौर पर चेतेश्वर पुजारा ऑक्शन पूल में कैप्ड खिलाड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए मैच खेले हैं। वहीं सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में 2021 में सबसे तेज शतक लगाने वाले मोहम्मद अजरुद्दीन अनकैप्ड खिलाड़ी थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत के लिए एक भी मैच नहीं खेला। तो ये एक बड़ा रीज़न है दोस्तों। अब खिलाड़ियों की बेस प्राइस कैसे तय होती है, ये भी जान लीजिए। अब दोस्तों आपको बता दें कि पिछले ही सीज़न की बात है, अनकैप्ड और कैप्ड खिलाड़ियों की बेस प्राइस में बदलाव किया गया था। अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए तब 20, 30 और 40 लाख की नई श्रेणी बनाई गई। यह पहले 10, 20 और 30 हुआ करती थी। नीलामी में कैप्ड खिलाड़ियों को 5 अलग अलग बेस प्राइस में रखा गया। इसमें 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ और 1.5 करोड़ और 2 करोड़ है। अब राइट टू मैच कार्ड क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है। राइट टू मैच कार्ड के जरिए फ्रेंचाइजी अपने पुराने खिलाड़ी को नीलामी में वापस हासिल कर सकती है। इसके लिए उन्हें नीलामी में खिलाड़ी पर लगी सर्वाधिक बोली के बराबर की कीमत चुकानी होगी। उदाहरण के लिए राजस्थान रॉयल्स ने स्टीव स्मिथ को इस सीजन में रिटेन नहीं किया। नीलामी के दौरान अगर किसी फ्रेंचाइजी ने उन पर सबसे बड़ी बोली लगाई तो राजस्थान राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल कर उन्हें अपने टीम में ले सकती है। यानी कि जितनी बोली लगी है, मान लीजिए कि 10 करोड़ उनकी बोली लगाई है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने, तो 10 करोड़ ही कीमत राजस्थान को चुकानी पड़ती और वापस उन्हें खरीद लेते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और दिल्ली कैपिटल्स में इस साल खेलते नजर आए थे। तो ऐसे करते हुए दोस्तों राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी टीम में ले सकती है। अधिकतम 5 खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी इसके जरिए राइट टू मैच कार्ड रिटेन कर सकती है। अब दोस्तों किसी फ्रेंचाइजी के पास पर्स क्या होता है, इस बार यह कितना था, यानी आपको बताते हैं पिछले साल का ही। तो आईपीएल के पिछले सीजन फ्रेंचाइजी का सैलरी पर्स बजट यानी पिछले सीजन की तरह 85 करोड़ था। यानी कोरोना की वजह से इस बार सैलरी बजट में बढ़ोतरी नहीं हुई।
2019 में ये 80 करोड़ और 2018 में 66 करोड़ रुपए था। और पंजाब के पास खिलाड़ियों को खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा 53 करोड़ 20 लाख रुपए थे। नियमों के तहत टीम को न्यूनतम खर्च 60 करोड़ होना चाहिए, यानी सैलरी कैप वैल्यू का 75% होना चाहिए। अब ये दोस्तों धीरे धीरे पर्स बढ़ ही रहा है, 85 करोड़ तक का आ गया है ये पर्स। अब 2021 ऑक्शन में कोरोना प्रोटोकॉल क्या था दोस्तों? ऑक्शन से पहले 2 बार कोरोना टेस्ट यानी RT-PCR कराना होता है। पहला टेस्ट ऑक्शन से 72 घंटे पहले और दूसरा टेस्ट चेन्नई के ग्रैंड चोला होटल पहुंचने के बाद कराना। दोनों ही टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव रहने के बाद ही मेंबर्स को वेन्यू में एंट्री। ये सारे दोस्तों हो गए अलग नियम ऑक्शन से अलग। अब प्लेइंग 11 में कितने विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं? तो दोस्तों 11 प्लेइंग 11 होती है, उसमें 4 ही विदेशी खिलाड़ी होते हैं। टाइम आउट से संबंधित नियम है ये है कि 2.5 मिनट तक का एक ब्रेक होता है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, जो 13वें से 16वें ओवर के बीच हमें देखने को मिलता है और फील्डिंग के दौरान भी हमें देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी ऑक्शन से जुड़ी, जो मेगा ऑक्शन होते हैं और जो मिनी ऑक्शन होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी जानकारी एकदम क्लियर डिटेल हो गई होगी। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अब IPL 2022 में 2 नई टीमें जुड़ेंगी, तो वो 2 नई फ्रेंचाइजी होंगी, उनके लिए 2 बड़े मेगा ऑक्शन होंगे, जिसमें उनको कप्तान की भी आवश्यकता होगी, जिसमें उनको कई और बड़े बड़े खिलाड़ियों की भी आवश्यकता होने वाली है। तो उस मेगा ऑक्शन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से दीपक की रिपोर्ट।